फिर से एक बार मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कैटलिस्ट की एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी और शेप सेलेक्टिविटी की। एक्टिविटी सिंपली कैटलिस्ट की डिपेंड करती है कि उसका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, वीक है, ज़्यादा एक्सटेंट में है, कम एक्सटेंट में है, वो एक्टिविटी डिसाइड करती है। सेलेक्टिविटी की बात करें तो ये किसी भी कैटलिस्ट की एबिलिटी को डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करने वाली है। और शेप सेलेक्टिविटी क्या होती है, ये कैटलिस्ट के बेसिकली पोर साइज पे डिपेंड करती है। एग्जांपल हो गया जियोलाइट्स, और जियोलाइट्स में कौन एग्जांपल हो गया आपका, एल्यूमिनोसिलिकेट, जिसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ALOSI। बेसिकली इसका एग्जांपल एल्यूमिनोसिलिकेट का टाइप है, जिसे हम लोग हनीकॉम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इस हनीकॉम स्ट्रक्चर का एक ही मकसद है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल से और छोटे छोटे यूनिट्स जैसे डीजल, कैरोसिन, इन्हें छानने के लिए, इन्हें बनाने के लिए हमें क्रूड ऑयल को पास करना पड़ता है। क्रूड ऑयल को पास करते हैं कैटालिटिक, उनकी क्रैकिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। क्रैकिंग मतलब तोड़ना, बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन तोड़ना। और तोड़ते किसकी हेल्प से, कैटलिस्ट की हेल्प से। और कैटलिस्ट क्या शेप दे रहा है उसे, तो उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को, वो खुद की कैटलिस्ट की शेप पर डिपेंड करता है। ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्लियर करता हूँ। मान लो आपके पास एक आलू है, ठीक है। आपने कहा कि मैं इस आलू से एक ऐसी फ्रेंच फ्राई बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ जिसकी शेप सर्कुलर हो। तो आपने क्या किया, एक ऐसा स्लाइसर लिया जिसमें से ये आलू जब पास करें हम, तो वो आलू को कैसे काटे, राउंड शेप में काटे। आपने कहा इस स्लाइसर कुछ ऐसे बनाया जाए कि स्लाइसर के अंदर से जो आलू निकले वो 3 पीस में निकले, मतलब ऐसे ऐसे ट्राइंगल शेप में, मतलब ट्राइंगल क्या, क्यूबॉइडल शेप में 3 साइड वाला आलू ऐसे निकले। तो हमने क्या किया, हमने 4 साइज में ऐसे बीच में एक लगा दिया। अब किसी ने कहा नहीं, इसकी जो शेप होनी चाहिए वो स्टार की शेप होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, उस छन्नी के बीच में एक स्टार शेप की 4 साइज बना दिया। अब जब आलू उसके ऊपर आप रगड़ रहे हो तो बताओ नीचे कैसा आलू निकल के बाहर आ रहा है, स्टार शेप का, हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। yes. यही स्टोरी है हमारी शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की। ये जो आलू है समझ लो ये क्रूड ऑयल है। इस क्रूड ऑयल को हमने पास किया, किससे पास किया, ये जो छन्नी है बेसिकली ये आपकी कैटलिस्ट है। और वो कौन सी कैटलिस्ट है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। और इसका हमने नाम दे दिया ZSM5। इसमें से जब क्रूड ऑयल पास हो रहा है तो ये नई नई शेप दे रहा है डिपेंडिंग अपॉन इट्स 4 साइज। अगर ये वाली छन्नी ले रहे हैं तो पेट्रोल बन रहा है, ये वाली छन्नी ले रहे हैं अगर हम तो क्या बन रहा है, डीजल बन रहा है, और ये वाली छन्नी ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, केरोसिन। एम आई क्लियर टू ऑल नाउ? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट समझ आ गया आप सभी को? जल्दी बोलिए, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू क्विकली, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम। सबको समझ आ गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। yes. यस ठीक सर। है, ठीक है, आगे की बात करते हैं अगर ये समझ आ गया। अदिति क्लियर है ये? अदिति इज इट क्लियर? सर थोड़ा थोड़ा। क्या समझ नहीं आया इसमें ये बताओ। चलो जो समझ नहीं आया वो पूछो पहले एक बार, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। कहाँ पे अटक गए, जल्दी बोलो। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। मैंने सिर्फ इतनी ही बात कही कि जो कैटलिस्ट होता है इसकी अपनी एक शेप होती है, और उस शेप में से पास होने वाला रिएक्टेंट ऑब्वियस सी बात है उसी कैटलिस्ट की शेप को ले लेगा, जिसकी वजह से उसका पोर साइज, उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। और जब साइज रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोग उसे क्या नाम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। मेरी बात समझ आ गई? जिस कैटलिस्ट की हेल्प से रिएक्टेंट के इवन साइज को भी, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है वो भी हमने डिसाइड कर दिया, ऐसे कैटलिस्ट क्या कहलाते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अब ठीक है, सर चाहे पेट्रोल हो, डीजल या कोई भी। कोई भी आप लेते क्या, क्रूड ऑयल लेते हैं ना, क्रूड ऑयल इज मिक्सचर, और वो बड़ा बड़ा हैवी हाइड्रोकार्बन होता है। उस हाइड्रोकार्बन को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए तो पोर साइज देना पड़ेगा ना, बड़ा बड़ा पार्टिकल तोड़ना है, छोटा पार्टिकल तोड़ना है, और छोटा पार्टिकल तोड़ना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द साइज ऑफ द कैटलिस्ट जिसमें से पास हो रहा है। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म आती है जो आप लोग सभी जानते हैं, मैंने बताया भी था आप लोगों को, एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली कुछ नहीं है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। बायोकेमिकल कैटलिस्ट को हम लोग बायोलॉजिकल भी कह देते हैं इसको, बट इट इज बेसिकली बायोकेमिकल कैटलिस्ट, जिनका अपना एक स्पेसिफिक एक्शन है। क्या है इनका अपना स्पेसिफिक एक्शन है, और
ये हर प्रोसेस के लिए, दे आर स्पेसिफिक, मतलब फॉर एवरी प्रोसेस वी हैव स्पेसिफिक एंजाइम। हर प्रोसेस के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। एम आई क्लियर टू ऑल? एंजाइम की हेल्प करने के लिए, यानी कि जैसे आप पेट में खाना पचाना है, खाना पचाने के लिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, आपने पढ़ा भी होगा, पेप्सिन होता है, और ये सारे इनके अपने अपने फंक्शन होते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लिपेज, इवन स्लाइवरी, माइलेज हमारे एंजाइम्स हैं। तो इनके अपने अपने फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसे ही एंजाइम का हर बॉडी के पार्ट में या फिर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के होने में एक स्पेसिफिक रोल होता है। एंजाइम्स की एक्टिविटी को जो इंक्रीज कर दे, एंजाइम्स की एक्टिविटी को जो एनहांस कर दे, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएंजाइम्स। क्या बोलते हैं ऐसे एंजाइम्स को? कोएंजाइम्स, जो एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं? एनहांस कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई? और जो एंजाइम्स एक्टिविटी को घटा दे, डिक्रीज कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजन। घटा दिया है इसने, है ना? इसको इनिवेटर्स के नाम से भी जानते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कैटलिस्ट आप आगे जाके पढ़ोगे, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है, ये रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है। और जनरली रिएक्शन के रेट को स्लो करना क्यों जरूरी है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस में, अगर हम जिसमें, या रिवर्सिबल रिएक्शंस में खासकर, जिसमें रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहा है? हमारा रिएक्टेंट। लेकिन ये प्रोसेस इतनी फास्ट हो रही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाला, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने वाला, इस प्रोसेस में हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या किया? प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमने रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो कर दिया एक तरफ से। रिएक्शन के एक प्रोसेस, जैसे मान लो A to B और B to A एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए था B चाहिए था प्रोडक्ट, तो B को निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है इस स्टेज पे थोड़ा रुकना चाहिए ना। इस स्टेज पे रुकोगे तभी तो आप पैसेंजर को रोक मत उसको उतार पाओगे, B को बाहर निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आप क्या डालते हो? इस पर्टिकुलर वे में आप पॉइजन कैटलिस्ट डाल देते हो। इसका फंक्शन क्या होता है? पॉइजन कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? प्लीज प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को समझ आ गया, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। समझ आ रहा है सभी को? जल्दी बोलिए। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, एंजाइम का मैकेनिज्म क्या होता है। इस एंजाइम का मैकेनिज्म समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और ये सेम मैकेनिज्म आप आगे जाके भी पढ़ोगे। और कहाँ पे पढ़ेंगे ये ध्यान दीजिएगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, इसके अंदर आप पढ़ोगे, ये वहां पर भी काम आएगा आपका एज इट इज। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं अभी, ये या तो यहाँ पढ़ लीजिए या बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको, इस मैकेनिज्म का एक स्पेसिफिक नाम होता है, इसे हम लोग की एंड लॉक अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? की एंड लॉक अरेंजमेंट। क्या होता है की एंड लॉक अरेंजमेंट? जानते हैं आप लोग? सुना है कभी? व्हाट इज की एंड लॉक अरेंजमेंट? डेफिनेशन में की एंड लॉक है, बताओ की एंड लॉक किसे कहते हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्या होती है? शायद बायोकेमिकल कैटलिस्ट का मतलब होता है जो कैटलिस्ट हमारी बॉडी में या फिर किसी केमिकल प्रोसेस में, हमारी बॉडी में कौन सी प्रोसेस हो रही है? बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, आया ना? तो जो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है उसको होने में जो हेल्प करे, वो कैटलिस्ट क्या कहलाता है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। मेरी बात समझ आ रही है? एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. ठीक है, ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट हो गई। और बायोकेमिकल कैटलिस्ट के बाद जो आगे की कहानी है वो सुन लीजिए। आप सुनिए नेक्स्ट। इस मैकेनिज्म को मैं कुछ समझा रहा हूँ, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म। क्या नाम है इसका? एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म। सबस्ट्रेट बेसिकली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसी साइट जहां पे जाके एंजाइम अपना काम करता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट साइट्स हैं, ठीक है?
प्रोटीन पे जाके एंजाइम काम करता है तो प्रोटीन उसके लिए सबस्ट्रेट बन गया पेप्सिन के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट एक साइट है जहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज काम करता है और उसे तोड़ देता है ग्लूकोज में, शुगर में। तो सबस्ट्रेट वो जगह है जहाँ पे एंजाइम काम करता है। तो उसने कहा इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म, और हिंट के लिए आप याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं की एंड लॉक अरेंजमेंट। क्या नाम है इसका? की एंड लॉक अरेंजमेंट। की एंड लॉक के पीछे कहानी है। आप सभी जानते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है या नहीं होती? जल्दी बोलो। एक पर्टिकुलर ताले की एक ही पर्टिकुलर चाबी होती है, क्या ना, मास्टर की होती है। मास्टर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ जनरल एक नॉर्मल सीन की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उस चाबी को हम ताले में डालेंगे, उस चाबी को घुमाएंगे, तो घुमाने के बाद ताला अनलॉक हो जाएगा। और ताला अनलॉक होना हमारे लिए क्या है? एक प्रोडक्ट। सेम कहानी यहाँ पे समझना। इसमें दो स्टेप होते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट मैकेनिज्म में। पहला स्टेप होता है बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। सबसे पहले आके वो एंजाइम के साथ जुड़ता है, उसे एक्टिवेट करता है एंड फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उसने आके क्या फॉर्म कर लिया? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। एम आई क्लियर? क्या कहा मैंने? सबसे पहले एंजाइम आया, सबस्ट्रेट से चिपका और क्या फॉर्म कर लिया? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे E+S, इससे क्या बन गया हमारा? ES। ये E क्या है? एंजाइम है। S क्या है? सबस्ट्रेट है। और इस सबस्ट्रेट पे जाके एंजाइम ने क्या फॉर्म कर दिया? ES, जो कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट बेसिकली। समझ रहे हो आप लोग? अब इस इंटरमीडिएट से आगे सबस्ट्रेट को टूटना होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी होगी। इसीलिए जो सेकंड स्टेप होता है हमारा, सेकंड स्टेप में ये जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट है जिसने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया है, अब इसकी डीकम्पोजिशन होगी। व्हाट इज डीकम्पोजिशन? टूटना। डीकम्पोजिशन किसकी? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा टूटेगा और ये क्या फॉर्म कर लेगा? फॉर्म प्रोडक्ट। और ये क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों? ये प्रोडक्ट फॉर्म। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और क्या बना प्रोडक्ट? देखिएगा, ES टूटेगा और क्या बना लेगा? E+P। और E+P जो है हमारा यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो स्टेप होता है ना, ये फास्ट स्टेप है। और जो दूसरा स्टेप है जिसमें एंजाइम अलग हो गया और आपका सबस्ट्रेट टूट गया, P मतलब प्रोडक्ट में, ये जो स्टेप है ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी कि कैसा स्टेप हुआ ये बताओ जल्दी से? ये स्लो स्टेप हुआ, बिकॉज द स्लो स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए पूरी प्रोसेस। सर ये जो आपने S के बाद एरो लगाया है वो क्या प्रिडिक्ट करता है? कौन सा F के बाद? E के बाद S के बाद? E+S। रिवर्सिबल रिएक्शन सुना है ना बेटा? ये जी रिवर्सिबल सर। रिएक्शन है, यानी कि जो E+S बना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, आपको याद हो काइनेटिक्स में रिवाइज नहीं किया आपने। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब दो रिएक्टेंट कैटलिस्ट सरफेस से कंबाइन कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट उनको हेल्प करता है इंटरमीडिएट बनाने में। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में इस तरह रीअरेंज हो गए कि रीअरेंजमेंट होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनना, जो उनके बॉन्डिंग है आपस में, वो बहुत बढ़िया हो गई इन कंपैरिजन टू उनकी इनिशियल बॉन्डिंग के। तो बताओ नया प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नए पुराने रिएक्टेंट्स की बॉन्डिंग के कंपैरिजन में रिएक्टेंट्स ने आपस में नए तरीके से कंबाइन किया है, नए बॉन्ड्स बने हैं। नए बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस बॉन्ड्स। तो बताओ प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। तो बनेगा। सर बनेगा, 100% बनेगा। इसीलिए एक्टिवेट, उस केस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से आप कहाँ बन जाएंगे? प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो बॉन्ड पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग नहीं है, तो रिएक्शन क्या कर जाएगी? रिवर्स कर जाएगी। यानी कि एंजाइम अलग, सबस्ट्रेट अलग। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, शायद कुछ कह रहे थे, बोलिए। सर टॉपिक में डेफिनेशन के अलावा और कुछ समझ नहीं आया। डेफिनेशन के अलावा कुछ समझ नहीं आया, इसका मतलब आपने काइनेटिक्स आपने भी नहीं पढ़ा ठीक से? नहीं पढ़ा ना? काइनेटिक्स रिवाइज नहीं किया अभी? ये अभी काइनेटिक्स ही यार है, ये काइनेटिक्स ही है, समझ लो। जैसे काइनेटिक्स में हमने एक कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का मैकेनिज्म पढ़ा था कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट को हेल्प करता है, रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनाने में हेल्प करता है, जिसे हम लोगों ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा था। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हर एक रिएक्टेंट को बनाना जरूरी है, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर रिएक्टेंट अपने आपस में रीअरेंज करते हैं
और रीअरेंजमेंट के दौरान वो चेक करते हैं कि नए बॉन्ड्स ज़्यादा अच्छे हैं या पुराने बॉन्ड्स ज़्यादा अच्छे हैं। अगर तो नए बॉन्ड्स अच्छे हैं तो ध्यान रखना उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से उस स्टेप से, बेसिकली से इंटरमीडिएट स्टेप कहते हैं, उस स्टेप से आगे की तरफ यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो इतना स्टेबल नहीं है तो ध्यान रखिएगा एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, वापस रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी कोई फायदा ही नहीं है रिएक्टेंट को जुड़ने का, प्रोडक्ट फॉर्म करने का, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं इनके खुद के बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू नए बॉन्ड के। शायद बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हम सीधा टॉपिक पे आते हैं जिस टॉपिक का नाम है इमल्शन। इमल्शन कुछ नहीं है बच्चों, इमल्शन एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। इमल्शन बनती किससे? पहली बात तो इमल्शन बनती है जिसमें डीपी और डीएम दोनों क्या हो, लिक्विड्स हो। डीपी लिक्विड, डीएम लिक्विड, तो वो क्या बनता है, इमल्शन बनता है। आप ध्यान रखिएगा जो एंजाइम जो हमारा इमल्शन है इसके अंदर दोनों ही लिक्विड्स कैसे होने चाहिए, दे शुड बी इमिसिबल। क्या होने चाहिए? इमिसिबल। इमिसिबल जानते हो ना क्या होता है? जो आपस में घुलता नहीं। तो जनरली कौन कौन नहीं घुलता आपकी नजर के सामने आपने कई बार देखा होगा? ऑयल एंड वाटर, आर दे मिसिबल और इमिसिबल? ऑयल एंड वाटर, आर दे मिसिबल और इमिसिबल? क्या? Immiscible. इमिसिबल। इमिसिबल, दे डू नॉट मिक्स टुगेदर। आर्टिफिशियली ये कभी भी नहीं घुलते। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? सर पानी और ऑयल दोनों सेम बात है, ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल बोथ आर इमिसिबल। अब यहाँ पे दो केस पॉसिबल होगा। एक बार मैंने ऑयल को क्या बना दिया, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट। समझ आया? ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट। एम आई क्लियर? ऑयल इन वाटर, इसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर। क्या नाम दिया था इस इमल्शन को? ऑयल इन वाटर। इंग्लिश में भी समझ आ रहा होगा कि तेल पानी में, यानी पानी यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है और तेल यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है। जो फैलता है, जो घुलता है, वो हमेशा डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें घुलता है वो डिस्पर्जन मीडियम। याद रहेगा? हाँ या ना? सर मिल्क और वाटर का एग्जांपल देते वो भी हो सकता है। मिल्क और वाटर, मिल्क तो खुद ही ऑयल एंड वाटर है बेटा। मिल्क जो होता है हमारा, आप ध्यान दीजिए, मिल्क में दो फेज होते हैं। आपने नोटिस किया कि मिल्क से घी निकलता है ना, तो यानी कि Yes, sir. मिल्क में ऑयल भी है और मिल्क लिक्विड फॉर्म में भी है यानी कि वाटर भी है। लेकिन मिल्क में घी तो कम निकलता है ना, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो आप मुझे बताओ ये कौन से उसका एग्जाम्पल है? मिल्क जो है किसका एग्जाम्पल है? ऑयल इन वाटर का। याद रहेगा? इसको हम लोग Yes, sir. O/W भी लिखते हैं यानी कि ऑयल इन वाटर। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। सर मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था, आप एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दें क्या क्या मैं हुआ अभी का? बिल्कुल अभी तक तो मैंने ऐश्वर्या, जनरली हमने अभी तो बस तीन ही बात करी। एक तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, शेप सेलेक्टिविटी। जहाँ एक्टिविटी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ पर बॉन्ड की, सेलेक्टिविटी हेल्प करती है रिएक्टेंट को एक डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करने की, शेप सेलेक्टिविटी कहती है कि कैटलिस्ट के पास इतनी ताकत है कि बनने वाले प्रोडक्ट के साइज को भी वो डिसाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का खुद का एक स्पेसिफिक पोर साइज होता है, एक शेप होती है। तो उस पोर्स में से पास होने वाला रिएक्टेंट भी ऑब्वियस सी बात है एक डिजायर्ड शेप के प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया यहाँ पे कि अगर आपके पास एक आलू स्लाइसर है और उस आलू स्लाइसर में गोल छेद करोगे तो निकलने वाला प्रोडक्ट गोल होगा, अगर उसमें ट्राइंगुलर छेद करोगे तो निकलने वाला ट्राइंगल होगा। तो जनरली जो ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है इसका इस्तेमाल हम करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। क्रूड ऑयल से बनने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन जो है, ये सारे के सारे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, क्योंकि इनकी अपनी अपनी शेप्स होती है और शेप का साइज कौन डिसाइड कर रहा है, वो कैटलिस्ट डिसाइड कर रहा है और इन कैटलिस्ट का नाम होता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। फिर मैंने बताया एंजाइम क्या होता है। एंजाइम बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायो मतलब बायोलॉजिकल, केमिकल मतलब केमिकल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, तो इन सभी बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जैसे स्लाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेज। इन सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है प्रोसेस को करने के लिए। इसलिए एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, इनका एक अपना पीएच होता है, ये अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन में इनका रोल होता है। तो एंजाइम्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वो इनके हेल्पर्स जो एक्टिविटी को, रिएक्शन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे उसको बोलते हैं कोएंजाइम, जो रिएक्शन की एक्टिविटी को घटा दे उसको बोलते हैं पॉइजन कैटलिस्ट। ठीक है,
अब एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म को मैंने समझाया, इसको की एंड लॉक अरेंजमेंट कहते हैं, जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं। ये वही है बेटा जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की बात की थी। यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। सबस्ट्रेट कुछ नहीं है, वो साइट जहाँ पे जाके एंजाइम काम करना शुरू करता है। जैसे प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन अटैक करेगा, तो पेप्सिन एंजाइम है और प्रोटीन उसके लिए सबस्ट्रेट होगा। तो एंजाइम ई को शो कर रहा है, एस सबस्ट्रेट यानी कि साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले एंजाइम आया, सबस्ट्रेट पे चिपका और इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया, जिससे हम लोग जी बोलिए। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। करेक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से पहले एक सबस्ट्रेट भी बनता है। इंटरमीडिएट्स जो बनता है ना, उसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों चीजें मौजूद है। ठीक है, सबस्ट्रेट को अब वो तोड़ रहा है एंजाइम, बेसिकली उसमें तोड़ने की कोशिश करता है, कुछ रीअरेंज करने की कोशिश करता है। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है। ठीक है बेटे। और अगर वो एंजाइम इस सबस्ट्रेट को तोड़ पाया, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट से जो बॉन्डिंग बनाई थी, वो नई बॉन्डिंग पुराने वाले सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग से स्ट्रांग है। ऐश्वर्या, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो नया बॉन्ड बन रहा है, ये नया बॉन्ड स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस बॉन्ड। In that case, the enzyme substrate also, this activated complex will decompose and would result into formation of enzyme and product. This step of the reaction mechanism is slow. That is why it is the rate determining step, and this mechanism is known as key and lock arrangement or enzyme substrate binding mechanism. Now moving to the next topic, that is emulsion. Emulsion is nothing but it is basically a solution in which DP and DM are both liquids. ठीक है, लेकिन ये दोनों लिक्विड्स क्या होते हैं, मैंने बताया बोथ द लिक्विड शुड बी इमिसिबल, आपस में घुलने नहीं चाहिए। अगर ये घुलेंगे तो ये इमल्शन नहीं कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर में इंग्लिश भी कह रही है कि ऑयल पानी में घुला है। ठीक है, तो ऑयल यहाँ पे क्या है, ऑयल सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ऑयल अगर सॉल्यूट है तो ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूशन की टर्म्स में, सोल की टर्म में, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और वाटर हमारा सॉल्वेंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं, dispersion medium. Am I clear to you? Yes, sir. इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया मिल्क, जिसमें आप जानते हैं दूध के अंदर घी भी है, लेकिन घी की क्वांटिटी कम है और पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए ऑयल इन वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिल्क। एक और हमारा इमल्शन बन सकता है। आप कहते हैं सर फिर तो ये भी पॉसिबिलिटी हो गई, वाटर इन ऑयल। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है वाटर इन ऑयल के अंदर। यहाँ पे वाटर क्या है हमारा, वाटर डीपी है, ऑयल क्या है, डीएम। यानी एक ऐसा इमल्शन जिसमें पानी कम और फैट ज्यादा। तो ऑब्वियसली बात है महंगा हो, ये महंगा होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। वाटर इन ऑयल वुड बी एक्सपेंसिव और इट इज नॉट एक्सपेंसिव। Am I audible? Yes, sir. बताओ क्या बनता होगा इसका। जनरली इससे बहुत सारी चीजें हम लोग खरीदते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बटर, ये सब क्या है, हमने क्या किया, अब वाटर का जो कंटेंट है वो कम रहने दिया और ऑयल का कंटेंट बढ़ाया। तो जितनी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, जितना भी आपका बटर है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, वाटर इन ऑयल के एग्जांपल है। एम आई क्लियर टू यू नाउ, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब किसी भी इमल्शन को बनाने के लिए, इमल्शन जनरली बनती नहीं है ना, इमल्शन बनाने के लिए, इमल्शन को फॉर्म करने के लिए वी नीड टू हैव सम इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या चाहिए हमको, एक एजेंट चाहिए जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या नाम है इसका, इमल्सिफाइंग एजेंट। और क्या फंक्शन होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का, ये ध्यान रखिएगा। इमल्सिफाइंग एजेंट बेसिकली helps to stabilize। क्या हेल्प करता है ये, स्टेबलाइज करने में। क्या स्टेबलाइज करता है ये, इमल्शन का फॉर्मेशन। इमल्शन जनरली बनती नहीं है, उस इमल्शन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इमल्सिफाइंग एजेंट। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना। जनरली हम लोग जो इमल्शन बनाते हैं ना, उसमें इस्तेमाल करते हैं सोप्स को और डिटर्जेंट्स को। They act as best emulsifying agents. Soaps and detergents acts as better emulsifying agent। और आप लोग जानते भी हो, ये आपने किया भी है, बताने की भी जरूरत नहीं है। मेरे कपड़ों पर ऑयल लगा है, कपड़ों पे ऑयल लगा है, पानी और ऑयल का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ऑयल और पानी आपस में घुलते नहीं। मुझे साबुन लगाना पड़ा, साबुन ने क्या किया, साबुन ने दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। आपको याद आया सोप का मैकेनिज्म,
सोप के पार्टिकल्स ने क्या किया था, डर्ट के चारों तरफ एक मिसल फॉर्मेशन कर ली थी। इस चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, याद है ना। सोप के पार्टिकल ने चारों तरफ डर्ट के क्या कर लिया था, एक मिसल फॉर्मेशन कर ली थी। और वो मिसल फॉर्मेशन के दौरान हमने क्या नोटिस किया कि उसका एक पार्ट जाना चाहता है टुवर्ड्स वाटर, एक पार्ट रहना चाहता है विद उस पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रीस के साथ। तो ये जो सोप है, ये दोनों के बीच में, दोनों मीडियम के बीच में, यानी कि ग्रीस और वाटर, ऑयल एंड वाटर के बीच में जो काम कर रहा है, दोनों को हेल्प कर रहा है एक दूसरे के लिए काम करने में, सपोर्ट करने में, वो एजेंट कौन है यहाँ पे, वो एजेंट है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। तो ऐसे एजेंट्स जो इमल्शन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करें, दे आर नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। और बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया हमारा, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। जल्दी से हाथ खड़ा करें जितने लोग को समझ आ गया, जल्दी से करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। आदित्य, दीपांशु, कृष, निश्चल, पलक, सूर्यांश, वसंत, इज इट क्लियर? मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है सभी को? आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही बच्चों? ऐश्वर्या सर हो रही थी अभी बीच में। आप ठीक है, क्लियर आ रही है बात? बात समझ आ गई मेरी पूरी? उसमें कोई पॉइंट तो नहीं मिस हुआ? चलिए आगे बात करूं। अब जैसे एक इमल्सिफाइंग एजेंट है, कोई डीमल्सिफाइंग एजेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम इमल्शन को कैन बी broken down, emulsion can be broken down into constituent liquids by heating and freezing। उसको हीट कर दो, उसको फ्रीज कर दो, तो इस प्रोसेस से हम इमल्शन को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इमल्शन को तोड़ने को इज कॉल्ड डीमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डीमल्सिफिकेशन। व्हाट इज डीमल्सिफिकेशन? जल्दी से बोलिए। जैसे आपको डिसॉर्प्शन पढ़ाया था, बिल्कुल वही डीमल्सिफिकेशन के साथ है। व्हाट इज डिसॉर्प्शन? एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट्स की सरफेस से अलग कर देना इज नोन एज डिसॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज डीमल्सिफिकेशन? जल्दी बोलो। breakdown of emulsion, दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, जो पहले एक दूसरे में घुलना नहीं चाहते, उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, पर आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। इसका एग्जांपल है दूध में से, जब दूध आता है किसी डेयरी पर आता है, तो उसको दूध के सैंपल को लेता है और उसके पास एक गोल सी मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है ना। जिसमें वो क्या करता है, दूध का सैंपल ले लेता है और इसे गोल गोल घुमाता है। ये मान लो दूध का सैंपल उसने लिया एक कैपिलरी में और इसको उसने गोल गोल से घुमाना शुरू किया और बहुत तेजी से रोटेट करता है। नाउ यू टेल मी, आउट ऑफ मिल्क में है क्या? मिल्क में दो चीजें हैं, मिल्क में है फैट और मिल्क में है वाटर, हाँ या ना। जब आप इसे लगातार घुमा रहे हो, आप मुझे बताओ ऊपर कौन सा पार्ट आएगा और नीचे कौन सा पार्ट आएगा और क्यों आएगा? सर ऊपर क्रीम सर हो जाएगा। ऊपर वाटर आएगा। अच्छा, ऊपर वाटर आएगा। हैवी पार्ट हमेशा नीचे रहता है, लाइट पार्ट हमेशा ऊपर आता है। अब बताओ चलो। सर ऊपर क्रीम रह जाएगी। ऊपर फैट आ जाएगा, झाग जिसे कह देते हैं हम लोग, है ना। और जो वाटर पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा? वाटर पार्ट हमारा, अगर वो वाटर, देखो फैट की बात कर रहे हैं या फ्रोथ की बात करेगा, फ्रोथ हल्की है तो फ्रोथ ऊपर आ जाएगी, हैवी पोर्शन नीचे आ जाएगा। और अगर हैवी पोर्शन अगर हमारा मान लो वाटर है, यानी दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, हाँ या ना। दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे मिल्क में से, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। जी सर। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डी इमल्सिफिकेशन। और इसका जो एग्जांपल मैंने दिया जिस प्रोसेस का, ये भी आप जानते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है ये कहानी? सर इससे हमें पता क्या चला जो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया? क्या इससे क्या पता चलता है? क्या पता चला हमें इससे ये पता चलता है कि दूध में दो कंपोनेंट है और किसी भी बंदे ने, मान लो डेयरी पे भी तो बहुत सारी जगहों से दूध आएगा, तो वो ये चेक करते हैं कि इस सैंपल में, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ दूध में, कितने दूध में कितना फैट मौजूद है। तो इससे आइडिया हो जाता है कि दूध कितना डाइल्यूट किया हुआ है। बात समझ आ रही बेटे? ओके। अच्छा, इसके बाद की बात करते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट एप्लीकेशन, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है।
इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। बहुत सारी एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशंस को मैं खाली समझाता जाता हूँ, अदरवाइज ये नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। पहली चीज जो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स में आता है वो आता है पहले आपका डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन जानते हो आप लोग? डेल्टा क्या होता है पहले तो ये बताओ, व्हाट इज डेल्टा? व्हाट इज डेल्टा क्विकली? ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड होता है। हाँ, डेल्टा बेसिकली एक वो रीजन है जहाँ पे डिफरेंट एस्चुरीज, जिनको हम लोग बोलते हैं छोटी छोटी नदियाँ, वो नदियाँ जाकर क्या कर जाती हैं, वहां पर मिल जाती हैं, अपने साथ कैरी जो पार्टिकल्स कर रही होती हैं उस पार्टिकल को जाके वहां पर छोड़ आती है, हाँ या ना? तो वहां पर क्या होता है, एक ह्यूज मास इकट्ठा हो जाता है, ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डेल्टा बोलते हैं। याद है या नहीं? जल्दी बोलो, याद है या नहीं? सुंदरबन डेल्टा बना था, कैसे बना सुंदरबन डेल्टा? जल्दी बोलो, अरे बोलो, सुंदरबन डेल्टा कैसे बना था? अलग अलग एस्चुरीज, अलग अलग रिवर्स जाके क्या कर रही हैं, अपने साथ कैरी, जो सिल्ट पार्टिकल्स कैरी कर रही है। क्या कैरी कर रही है? सिल्ट पार्टिकल्स। उस सिल्ट पार्टिकल को उन्होंने जाके जैसे ही वो सी में मिलती हैं, सी के मिलने वाले पॉइंट पर जाके वो उस सारे सिल्ट पार्टिकल्स को वहीं छोड़ देती हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो छोड़ती हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो हाँ या ना। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्यों होता है, ऐसी कहानी क्या होती है। मान लो ये एक नदी है, गंगा है फॉर एग्जाम्पल, और ये दूसरी नदी है तो थोड़ी सी अपने साथ इस नदी में जो सिल्ट है यानी मिट्टी है जो, वो आयनाइज्ड है, नेगेटिवली चार्ज, और ये भी जो मिट्टी है ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज अपने अंदर लेकर आई। ये जाके दोनों की दोनों नदियां सी में मिल गई, ये सी है, ठीक है, ये इस एंड से मिल रही है, ये इस एंड से मिल रही है। आप मुझे बताओ सी के अंदर क्या मौजूद है? पहली चीज, सी के अंदर क्या मौजूद है? NaCl मौजूद है, हाँ या ना? Na+Cl- मौजूद है या नहीं? जल्दी बोलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? बेटा आई एम ऑडिबल और नॉट? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा जो रिवर वाटर है वो क्या कैरी कर रही है अपने अंदर, तो सी वाटर में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा? NaCl। NaCl नाम का इलेक्ट्रोलाइट सी वाटर में प्रेजेंट है ना? अब जो एक नदी अपने साथ कैरी कर रही है नेगेटिव चार्ज, बताओ NaCl का कौन सा पार्ट इस नेगेटिव चार्ज को हेल्प करेगा स्टेबलाइज करने में? सर Na+ पार्ट। Na+ पार्ट इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, यहीं रोक देगा इसको, और यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे जैसे पार्टिकल इकट्ठे होते जाएंगे, यहाँ पर पार्टिकल का साइज बड़ा होता जाएगा या नहीं? जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होता जाएगा उतना क्या फॉर्म हो जाएगा? वहां पे ढेर बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। एम आई क्लियर? हाँ या ना? जल्दी Yes, बोलिए। और सेम कहानी ऑपोजिट साइड पे हो रही है। यहाँ पे Cl- ने इनको काउंटर बैलेंस करना शुरू किया। जैसे जैसे ये से काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बनना शुरू हो रही है? यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होना शुरू हो रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? आई एम क्लियर है? जल्दी बोलिए। yes, sir. ओके, अब डेल्टा फॉर्मेशन के बाद ये जो कहानी हमने पढ़ ली है कि डेल्टा बनता है, एक एप्लीकेशन और इसकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो जितनी भी आपकी धुआं होता है ना, धुआं, उस धुएं को साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? बड़ी बड़ी चिमनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उन इंडस्ट्रीज के अंदर पॉल्यूशन एक्ट के हिसाब से उनको एक सर्कुलर मिला होता है कि आप अपनी चिमनी में से, आप अपनी इंडस्ट्री की चिमनी में से धुएं को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। मान लो मथुरा रिफाइनरी थी फॉर एग्जांपल, और मथुरा रिफाइनरी में सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही थी, तो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में SO2 गैस निकलेगी, पक्की बात है, ऑब्वियस सी बात है, SO2 गैस निकलेगी। तो अगर SO2 गैस निकल रही है और मथुरा रिफाइनरी ने इस SO2 के पार्टिकल्स को
एटमॉस्फेयर में जाने से नहीं रोका, तो आप समझ सकते हो ताजमहल वाला केस होना शुरू हो जाएगा फिर से। बताओ ताजमहल की क्या दिक्कत हो गई थी? ताजमहल येलो पड़ गया था हमारा, ऐसा क्यों हुआ था? एसिड रेन हो रही थी लगातार। अब ये एसिड रेन क्यों हो रही थी आप लोग समझ गए होंगे, क्यों हो रही थी एसिड रेन? टेल मी, एसिड रेन क्यों हो रही थी? एयर में प्योर एयर में SO2 गैस जा रही थी, और जैसे ही रेन की बात करते हैं हम लोग, तो रेन का वाटर जब SO2 से कंबाइन करता है तो H2O प्लस SO2 ये क्या फॉर्म कर रहा था? H2SO3 फॉर्म कर रहा था, जिसे हम लोग सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। और ये सल्फ्यूरस एसिड चाहे वो मॉन्यूमेंट्स है चाहे बिल्डिंग्स है उन पे गिर रहा था और उनको कोरोड कर रहा था। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो अब क्या करना चाहिए? इस SO2 को रोकना, यहाँ पे रोकना पड़ेगा। SO2 हो गया, SO4 2- है, इनको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो क्या करती हैं जनरली जितनी भी ये इंडस्ट्रीज होती हैं, ये ना अपनी चिमनीज में मेटल प्लेट्स लगा देती है। क्या लगाती है? मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट में एक प्लेट क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज, और एक प्लेट क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज। तो बेनिफिट क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट का? अब इसमें से मान लो कोई गैस तो लगातार बाहर निकल ही रही है, गैस निकल रही है, मतलब गैस निकल रही है इसमें से, और इस गैस में इस इंडस्ट्री में बनने वाली नेगेटिव इम्प्योरिटीज थी जो गैस के बहाने बाहर निकल रही थी। अब आप बताओ क्या होगा? नेगेटिव इम्प्योरिटीज क्या बाहर जा पाएंगी? जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या नेगेटिव इम्प्योरिटीज बाहर जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी? टेल मी, क्यों नहीं जा पाएंगी इस केस में? रीजन क्या है? हाँ जल्दी बोलो। क्योंकि यहाँ पे जो मेटल प्लेट्स हैं वो क्या है? ऑपोजिटली चार्ज है, और वो ऑपोजिटली चार्ज है तो वो आसानी से इसको न्यूट्रलाइज कर देंगी और बाहर खाली धुआं जाएगा आपका, ना कि कोई पर्टिकुलर आयन। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बच्चों स्टोरी क्लियर हुई? क्विकली Yes, sir. रिस्पॉन्ड। Yes, sir. तो इस तरीके से हम बात करते हैं इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इसकी सरफेस केमिस्ट्री की। और भी आपने एग्जांपल सुने होंगे, जैसे डेल्टा बन गया, या जितने भी पाउडर सब्सटेंस होते हैं, ये क्यों बेटर रिएजेंट्स होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए? सुना है कभी बेटर सब्सटेंस, जो जितने पाउडर सब्सटेंस हैं बेटर रिएजेंट्स क्यों है? टेल मी द आंसर। सरफेस एरिया ज्यादा बहुत है। बढ़िया, एक ही लाइन का आंसर है, क्योंकि जो पाउडर सब्सटेंस है वो बेसिकली आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? ठीक है। अब क्या होता है जनरली, जो क्लाउड्स होते हैं, आपने सुना होगा कई बार किसी किसी एरिया में ना सूखे की हालत आ जाती है। सूखा मतलब वहां पे ड्रॉट पड़ने वाला होता है, तो क्या होता है वहां पे जबरदस्ती बारिश कराने का भी तरीका है एक। क्या होता है कि जो सिल्वर आयोडाइड जनरली Ag+ के आयन्स जो होते हैं, इसको स्प्रे कर देते हैं, इसको स्प्रे कर देते हैं क्लाउड्स के ऊपर जाके, एरोप्लेन के ऊपर की हेल्प से, हेलीकॉप्टर की हेल्प से इन चार्ज पार्टिकल्स को इस पे स्प्रे कर देते हैं। इनकी एक टेंडेंसी है, ये ना वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ बहुत जल्दी खींचते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो क्लाउड्स है इसके अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगी। हाँ या ना? जल्दी बोलो। ये जो आपने स्प्रे किया, बच्चों आवाज आ रही है मेरी? बच्चों एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल बच्चों? सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है। नाउ एम आई ऑडिबल? अब क्लियर है आवाज? बच्चों आप बेटर है? बच्चों एम आई ऑडिबल नाउ? यस Yes, sir. अच्छा, मैंने कहा जैसे कुछ इलाकों में सूखा पड़ने वाला होता है, बारिश नहीं हो रही होती, तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में बाय द हेल्प ऑफ एरोप्लेन हम लोग क्लाउड्स के ऊपर चले जाते हैं, और क्लाउड्स के ऊपर जाने के बाद क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे करते हैं ऐसे पर्टिकुलर सॉल्ट का। तो उस सॉल्ट को जनरली क्या करते हैं हम लोग,
वो सॉल्ट बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? अगर वो हाइग्रोस्कोपिक है तो क्या करेंगे, वो उस क्लाउड के अंदर मॉइस्चर को खींचेंगे, ठीक है। और जितना ये मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचेंगे, ये समझ लेना कि उस क्लाउड की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, अब वो क्लाउड जो है सैचुरेट हो जाएगा पानी से, और जैसे ही वो सैचुरेट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, भारी हो जाएगा। सैचुरेट होने के बाद अपने में से पानी को बाहर निकालना शुरू कर देगा, जिसको हम लोग रेन कहते हैं। तो इस तरीके से रेनफॉल में भी ये हेल्प करता है। एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. और इसका एक और एप्लीकेशन आपने सुना होगा, कॉर्टरल प्रेसिपिटेटर्स। सुना आपने कभी? आपके जितने भी स्कूटर्स होते हैं, बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, इस सब में आपके जो स्मोक जहाँ से निकलता है, उस स्मोक के बाहर निकलने से पहले जो स्मोक बाहर जाना चाहिए, मान लो ये आपका एग्जॉस्ट है, तो उस एग्जॉस्ट के अंदर लगे हुए हैं कॉर्टरल प्रेसिपिटेटर्स। इनका फंक्शन क्या है बच्चों? इनका वही फंक्शन है जो चिमनी का फंक्शन होता है। देखो कंबशन किसकी हो रही है, पहले तो मुझे ये बताओ। आपके व्हीकल में कंबशन तो हाइड्रोकार्बन की हो रही है, आया ना? और हाइड्रोकार्बन टूटने पे ऑब्वियस सी बात है CO2 भी प्रोड्यूस करना चाहिए, उसे वाटर प्रोड्यूस करना चाहिए। ये तब होता अगर हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से कंबशन करता। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, पढ़ा था या नहीं? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्लास 10 में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अगर हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से कंबशन करते हैं तो दो ही चीज बनती है, सैचुरेटेड CO2 और वाटर बनता है हमारा, राइट? तो होता है। हाँ, Yes, लेकिन sir. अगर उसी पहले अनसैचुरेटेड एनर्जी भी तो बनती है। हाँ। लेकिन अगर इसी कंपाउंड के अंदर प्रॉपर तरीके से कंबशन ना हो तो ये हाइड्रोकार्बन ठीक से डिकम्पोज नहीं होगा। और अगर ये ठीक से डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ठीक है। अनबर्न्ड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे और अनबर्न्ड पार्टिकल्स आयनाइज होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पिस्टन से पास हो रहे हैं, प्रेशर से पास हो रहे हैं, आयनाइज हो चुके होंगे। अगर वो आयनाइज पार्टिकल्स बाहर निकल गए धुएं की फॉर्म में तो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट में जाके इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको हम लोग स्मोक कह देते हैं, ठीक है। और जब बारिश गिरेगी, बारिश आएगी, तो ये स्मोक पार्टिकल्स उसमें मिलके क्या करेंगे, स्मोक पार्टिकल्स उसके वाटर के साथ आके जितनी भी आपकी एक्वेटिक लाइफ है, रिवर्स है, उसमें जाके बैठ जाएंगे और वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाएगी। और पानी हम पिएंगे तो हमारे लिए भी कार्सिनोजेनिक है वो पानी, तो वो नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए आप पॉल्यूशन एक्ट आया। पॉल्यूशन एक्ट के हिसाब से आपका जो व्हीकल है वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। और पॉल्यूशन फ्री क्यों होना चाहिए, उसके अंदर से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं निकलने चाहिए। तो उसके लिए क्या लगाया उन्होंने, इनके एग्जॉस्ट में कॉर्टरल प्रेसिपिटेटर लगा दिया, जिसका फंक्शन ही ये है कि वो अपने में से जितने भी ये एग्जॉस्ट पार्टिकल्स हैं इनको बाहर निकलने नहीं देता। एम आई क्लियर टू ऑल? सर जो प्रेसिपिटेटर है वो अंदर अपने बाहर नहीं निकलने देता, तो फिर अंदर वो क्या होता है उसको अंदर आप देखो, खुद सोचो, ये चार्ज पार्टिकल है, आयनाइज पार्टिकल, तो ये प्रेसिपिटेटर में क्या होता होगा, दोनों तरह के चार्जेस मौजूद होंगे जो इनको इकट्ठा कर लेता है। कभी आपने देखा कि एग्जॉस्ट जो होता है काला काला हो गया होता है? Yes. वो काला बेसिकली क्या हुआ कि उसने चार्जेस को न्यूट्रलाइज किया और उसमें वो जिसे हम लोग कार्बन सिल्ट कह देते हैं उस फॉर्म में उसको उसने आयनाइज पार्टिकल को इकट्ठा कर दिया। दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। हार्मफुल कब था वो, जब वो आयनाइज तो charge पार्टिकल्स था। कहाँ चले गए, एनवायरनमेंट में चले गए, तो ये हानिकारक है। मेरी बात समझ आ रही है? Oh, क्लियर टू ऑल? सबको ये स्टोरी समझ आ गई? जल्दी बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर। और ऐसे ही एक दो और एग्जांपल्स हैं, जैसे मेडिसिन में, मेडिसिन का फंक्शन क्या होता है आपको अभी अब पढ़ाऊंगा मैं केमिस्ट्री में, उसमें लास्ट उसमें क्या जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, उसमें ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। और दो तरह की मेडिसिन होती है, और ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आपको वायरल होता है, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होती है आपकी बैक्टीरियोसाइडल। स्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। हमारी जो हम बात कर रहे हैं ना सरफेस केमिस्ट्री में, वो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोस्टैटिक की। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है?
बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अरेस्ट करता है। ग्रोथ को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब मम्मी पोछा लगाती हैं या घर में कोई भी मेड भी अगर आया या जो पोछा लगाते हैं, वो क्या करती हैं, जैसे मान लो किचन शेल्फ साफ करना है, बेसिकली उसको साफ करना है, वाइप करना है, तो वो एक कपड़ा ले लेती है और उस कपड़े से उस पूरे शेल्फ को साफ कर देती है। तो आप नोटिस कीजिए उस कपड़े का काम क्या होता है? उस कपड़े ने जितनी भी शेल्फ पर गंदगी थी उसे अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया, हाँ या ना? यस सर। लेकिन क्या वो कपड़ा उस गंदगी के साथ कोई बॉन्ड फॉर्म कर पाता है? नहीं। उसका फंक्शन क्या होता है? जो भी उस गंदे कपड़े को लेके शेल्फ तक आते हैं, उस सिंक तक आते हैं, उस कपड़े को वॉश करते हैं, तो उस कपड़े के साथ जुड़ी हुई गंदगी बाहर चली जाती है। सेम समझ लो काम बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन करती हैं। ये क्या करती हैं? जितने भी एंजाइम, जितने बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ बहुत बढ़ रही है, तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए ना ये काम सरफेस प्रोवाइड करते हैं। उन बढ़ने वाले बैक्टीरिया के साथ सरफेस को मतलब अपने सरफेस प्रोवाइड करते हैं उन बैक्टीरियाज को जो एक्स्ट्रा है, वो जाके बैक्टीरिया जो एक्स्ट्रा है इस पर चिपक जाते हैं और ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। अगर ये मेटाबॉलिज्म से बाहर हो जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो हमने कंट्रोल कर ली, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, अरे बोलिए। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ लगातार मल्टीप्लाई होती जा रही थी, दवाई खाने से दवाई ने क्या काम किया? एक्स्ट्रा बैक्टीरिया को बॉडी में ग्रो नहीं होने दिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को लिमिट कर दिया। अब जब लिमिट कर दिया तो हम सेकंड डोज खाना शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। इसका फंक्शन होता है किल करना, यानी अब जो बचे कुचे हैं इनको मारने के लिए सेकंड जो टाइप की दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोसाइडल जो होता है, बैक्टीरियोसाइडल जो होता है वो किल करता है आपके बचे हुए ऑर्गेनिजम्स को। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो बैक्टीरियोस्टैटिक की बात हो रही है कि मेडिसिन का ये भी रोल होता है। मेडिसिन जो होती हैं इस तरीके से भी काम करती हैं कि एक्सेस ऑफ बैक्टीरिया को, एंजाइम्स को अपने ऊपर चिपकाने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये बॉडी से बाहर आ जाती हैं और हेंस ये एक एप्लीकेशन है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। याद रहेगा? जल्दी बोलिए, याद रहेगा हाँ या ना? यस सबको क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग क्लियर हो गई ये बात। अदिति, ऐश्वर्या, जल्दी बोलिए। सर जो सोप होता है वो हमारे साथ बॉडी के साथ वो बनाता है बॉन्ड कोई? कौन? सोप? यस सर। सोप बॉन्ड नहीं बनाता। अगर बॉन्ड बनाता बॉडी के साथ, फिजिकल बॉन्ड मान सकते हो कि थोड़ी देर के लिए, और वो बेसिकली कर क्या रहा है? वो बेसिकली गंदगी के साथ बॉन्ड बना रहा है हमारी बॉडी के वो प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारी बॉडी उस समय क्या काम कर रही है? ऐसा कैटलिस्ट काम कर रही है ना। हमारी गंदगी पर रिएक्टेंट कौन था? गंदगी थी। सर ऐसे तो फिर बैक्टीरिया भी क्लोथ के साथ थोड़ा फिजिकल बॉन्ड बना रहा है थोड़ी देर के लिए। लेकिन बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी, कुछ पर डिपेंड करता है ना, टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेटा। हर बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉन्ड नहीं बनाता, टाइप ऑफ बॉन्ड डिपेंड करता है ना। तभी तो आप कपड़े को धो रहे हो। कपड़े धोने के बाद आजकल जैसे आप कोविड की बात कर रहे हो, तो कोविड में आप कह रहे हैं ना आके कपड़े भी धोने हैं, कपड़े धोने डिटॉल में। क्यों? उस सब आपने सही कहा, बॉन्ड जो कपड़ों के साथ भी बैक्टीरिया आ सकता है, लेकिन वो बॉन्ड कैसा है? वो वीक बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। बेटे बात समझ आ रही है हाँ या ना? यस सर, यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस केमिस्ट्री बच्चों। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इस चैप्टर को आप लोग रिवीजन ढंग से कर लेना।